Hello. Yeah, good morning. My name is Sanjay, and today I am just going to explain the previous year's most important questions here. So let's start. Okay. तो पहला क्वेश्चन है, which organization played a significant role in the development of standardization of the internet? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल और IETF मीन्स इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो इसको समझते हैं। तो बेसिकली जो भी डेवलपमेंट सोसाइटी है इंटरनेट में जिन्होंने अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है वो IETF है, और इसके अलावा जो है वो अर्पा है। ठीक है, W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, इंटरनेट सोसाइटी है, और बाकी की जो तीन ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, all these organizations are private organizations. So basically these organizations are set up आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। तो ये इंटरनेट के डेवलपमेंट के बाद की ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली जो मेजर रोल प्ले किया है वो किया है IETF ने। तो इसका सही आंसर डी है। तो इसका सही आंसर है IETF। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपेरिजन इन जावा स्क्रिप्ट? ठीक है, तो इसमें हमारे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन जो है ये बेसिकली दर्शाता है कि टू ऑपरेंड्स आर इक्वल, और ये रिटर्न करते हैं एक बूलियन रिजल्ट। ठीक है, तो इट्स अ इक्वल ऑपरेटर बट नॉट अ स्ट्रिक्ट इक्वलिटी कंपैरिजन, राइट। तो पहला हमारा ऑप्शन इस तरीके से नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा नॉट इक्वल टू। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली चेक करता है कि टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, और ये भी हमारी जो वैल्यू रिटर्न करता है ये भी बूलियन रिजल्ट हमें रिटर्न करता है। जो थ्री इक्वलिटी ऑपरेटर्स लगे हुए हैं जो ऑप्शन सी है, ये है हमारा स्ट्रिक्ट इक्वलिटी कंपैरिजन इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। चौथा जो ऑप्शन है वो करता है रेफर्स टू स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक वेदर इट्स टू ऑपरेंड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर स्ट्रिक्ट इक्वलिटी कंपैरिजन की अगर बात करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ आए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which technology is used to secure data transmitted over the internet such as during online shopping और बैंकिंग? तो इसमें हमारे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं HTTPS, FTP, POP3 और HTML। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ FTP प्रोटोकॉल जो है बेसिकली एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और POP जो प्रोटोकॉल है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। HTML एक हमारी एक तरीके से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें जो डेटा का जो भी कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट पर जो डेटा ट्रांसमिटेड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है HTTPS। ठीक है, तो इसका सही आंसर है HTTPS, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी। S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ HTTP इन वेब कम्युनिकेशन? तो इसमें हमें बेसिकली पता लगाना है कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है इसका मतलब बेसिक पर्पज़ क्या है हमारे वेब कम्युनिकेशन में। तो पहला ऑप्शन है टू फॉर्मेट अ वेब पेज फॉर प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग के लिए तो ये वेब पेज को प्रिपेयर नहीं करता है, तो ये तो आंसर हमारा गलत है। टू इस्टेब्लिश अ सिक्योर कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। इसका मतलब ये है कि जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट बेसिकली कहते हैं हम अपने ब्राउज़र को, और सर्वर वो प्लेस है जहाँ पर हम अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन एक सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी में ये बता रहा है। ऑप्शन सी है टू ट्रांसफ़र अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बिटवीन अ वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र, यानी कि जो भी हमारा एक लिंक डॉक्यूमेंट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको ये वेब ब्राउज़र से वेब सर्वर पर भेजता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है टू मैनेज ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल कम्युनिकेशन में हमारा
ये HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। ईमेल कम्युनिकेशन में हमारा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी SMT का इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर है टू ट्रांसफ़र हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट बिटवीन अ वेब सर्वर एंड ए वेब ब्राउज़र, क्योंकि बेसिकली HTTP प्रोटोकॉल का काम ही जो है वो एक वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में एक जो भी डॉक्यूमेंट है उसको शेयर करना है और उसके बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच जावा स्क्रिप्ट फंक्शन इज यूज टू पार्स ए जेसन स्ट्रिंग इनटू ए जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जेसन स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये बेसिकली एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो इजीली रीड किया जा सकता है, किसी भी इजीली रीड किया जा सकता है किसी भी लैंग्वेज के द्वारा। तो बेसिकली नॉर्मली हम करते क्या हैं, जो भी हमारा जो भी स्ट्रिंग है हम उसको जेसन में लाते हैं तब तो उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो है हमारा जेसन डॉट पार्स फंक्शन। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, जेसन डॉट पार्स फंक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ HTML कमेंट। तो बेसिकली HTML जब हम लिखते हैं तो उसमें कमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कमेंट्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं आइए जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है टू डिस्प्ले इम्पोर्टेंट मैसेज ऑन द वेब पेज। तो कोई भी किसी भी इम्पोर्टेंट मैसेज को वेब पेज पर डिस्प्ले करने के लिए हम कमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इसके लिए जितने भी हमारे हेडिंग टैग्स हैं, हमारे पैराग्राफ टैग्स है, उसके अंदर हम कोई भी कंटेंट अगर लिखेंगे तो वो हमारा HTML वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। तो कमेंट के लिए एटलीस्ट इसका इस्तेमाल तो नहीं करते। तो ऑप्शन ए हमारा इस तरीके से गलत हो जाता है। ऑप्शन बी में बता रहा है टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स करेक्टर एनकोडिंग। तो जब भी हम कोई HTML करते हैं तो करेक्टर एनकोडिंग के कुछ हमारे फॉर्मेट होते हैं, जिसमें से हमारा UTF-8 हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है। तो HTML कमेंट का जो है इस्तेमाल ये नहीं होता है कि हम किसी करेक्टर की एनकोडिंग करें। ठीक है, ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेटरी नोट्स दैट इज़ नॉट विजिबल टू द यूज़र। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई HTML फाइल बनाते हैं तो हम एक्चुअली में उस फाइल में क्या कर रहे हैं। अगर मान के चलिए हमारे बाद अगर कोई पर्सन दूसरा पर्सन उस फाइल पर काम करना चाहे तो हमने किस किस लाइन में क्या क्या चीज़ लगी है उस चीज़ को ईजिली समझने के लिए हम कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी में ये बताया गया है। और ऑप्शन डी में टू स्टाइल टेक्स्ट एंड एलिमेंट, यानी कि हमारे जो भी HTML फाइल है उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो भी एलिमेंट्स हैं उसकी हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उनके टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, उनके टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं। मतलब उस पूरे टेक्स्ट और एलिमेंट की अगर हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो हम HTML कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। इस ऑप्शन डी में ये लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर ये है कि हम HTML का कमेंट का इस्तेमाल जो करते हैं बेसिकली हम किसी भी चीज़ की एक तरीके से उसको नोट्स बनाने के लिए करते हैं, ताकि हमारे बाद अगर कोई दूसरा यूज़र उस पर कोई काम करना चाहे तो उसको आसानी से कर सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डॉक टाइप डिक्लेरेशन इन HTML। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई भी एक HTML फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें इस तरीके से डिफाइन करते हैं डॉक टाइप। ठीक है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन ए जो कह रहा है वो बता रहा है इट स्पेसिफाइज द वर्जन ऑफ HTML बीइंग यूज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है कि हम डॉक टाइप डिक्लेरेशन टैग का इस्तेमाल अपनी HTML फाइल में जब करते हैं जब हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि विच HTML वर्जन वी आर एक्चुअली यूजिंग। एक्चुअली इन एट द अर्लियर वी जनरली यूज द HTML4 बट नाउ वी आर यूजिंग HTML5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इट स्पेसिफाइज द वर्जन ऑफ HTML बीइंग यूज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच वेब ब्राउज़र इज़ द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र फॉर एप्पल मैक OS एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम सभी जानते हैं कि ये एप्पल का मैक OS है और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो है ठीक है, ये जो डिवाइसेस हैं जो अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र प्रोवाइड करती हैं वो है सफारी, क्योंकि गूगल क्रोम जो ऑप्शन ए है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गूगल एंड ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ प्रोवाइडेड बाय द Microsoft and Mozilla is also provided by another company। तो सफारी इसका सही आंसर है।
सफारी जो वेब ब्राउज़र है वो हमारी एप्पल कंपनी के द्वारा अपने डिवाइसेस में दिया जाता है अभी एज ए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र एड्रेस बार। तो बेसिकली वेब ब्राउज़र का एड्रेस बार होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार का मेन फंक्शन क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि एड्रेस बार जो होता है वो वेब ब्राउज़र के बिल्कुल टॉप पर होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली उसका काम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम या तो किसी पॉपअप एड्स का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी एक तरीके से कुछ भी पॉपअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी टू सर्च अ फाइल ऑन द कंप्यूटर। इस सर्च कोई भी कंप्यूटर में फाइल पड़ी हुई है उसको सर्च करने के लिए हम सर्च बार का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम अपने वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार का, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है टू इनपुट यूआरएल वेब एड्रेस एंड नेविगेट टू वेबसाइट, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी एड्रेस बार है उसमें यूआरएल, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि किसी भी वेबसाइट का ये एड्रेस होता है, हम उसको एंटर करते हैं और अपनी वेबसाइट्स पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। तो ऑप्शन डी है टू प्ले मल्टीमीडिया कंटेंट। तो किसी भी वेब ब्राउज़र में मल्टीमीडिया कंटेंट को प्ले करने के लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं, जैसे फ्लैश प्लेयर। हम फ्लैश प्लेयर को डाउनलोड करके हम उसमें मल्टीमीडिया कंटेंट को चला सकते हैं। तो बेसिकली एड्रेस बार का जो एक्चुअल मेन फंक्शन होता है कि हम उसमें कोई भी वेब एड्रेस को हम उसमें एंटर करते हैं और वेबसाइट्स के बीच में हम नेविगेशन अपना परफॉर्म करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। जो ऑप्शन सी है उसका ये है टू इनपुट यूआरएल एंड नेविगेट टू द वेबसाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी CSS प्रॉपर्टी, CSS बेसिकली स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो इस CSS प्रॉपर्टी ऐसी कौन सी CSS प्रॉपर्टी है जो हमारा जो भी एलिमेंट है उसके टेक्स्ट को कलर चेंज कर दे। तो बेसिकली इसके जो सही आंसर है वो है कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी कॉलन और उस कलर का नाम अगर हम किसी में मेंशन कर देते हैं, तो जो कलर का नाम हम मेंशन करेंगे उस कलर का उस टेक्स्ट का वो कलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट डज XML स्टैंड्स फॉर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि XML से आप क्या समझते हैं, XML की फुल फॉर्म क्या है। तो XML की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्टली लैंग्वेज के द्वारा अंडरस्टैंड की जाती है, और इसका इस्तेमाल जब हम कोई भी वेब सर्विसेज वगैरह बनाते हैं तो वेब सर्विसेज हमें नहीं पता कि वो वेब सर्विसेज कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने वाली है। तो बेसिकली सच काइंड ऑफ थिंग्स को तैयार करने के लिए हम XML का यूज़ करते हैं। तो XML का जो फुल फॉर्म है वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इनेबल ए हाइपरलिंक टू एक्सेस ए फाइल ऑन द लोकल फाइल सिस्टम। यानी कि हमें लोकल फाइल सिस्टम से अगर हमें कोई भी फाइल एक्सेस करनी है तो हम किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है HTTPS। तो मैंने पहले बताया था जो HTTPS है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ बेसिकली यूज टू कम्युनिकेट फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर। सो लोकल फाइल सिस्टम के लिए HTTPS का हम इस्तेमाल नहीं करते, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है FTP। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो इस्तेमाल होता है, इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है एक फाइल को दूसरी फाइल मतलब एक फाइल सिस्टम से उस फाइल को एक्सेस करने के लिए होता है। तीसरा है फाइल टाइप का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये ऑप्शन ऐसे ही रख दिया गया है। चौथा है टेलनेट। टेलनेट होता है बेसिकली टेली टाइप नेटवर्क। It is basically used to take a remote from the remote system, and if you want to configure that particular system that is situated at the remote location, you can use the telnet protocol. तो इसका सही आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच मीन्स FTP। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 HTML एंड XHTML स्टैंड्स फॉर। तो HTML और XHTML में हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है M स्टैंड्स फॉर मार्कअप। तो हमको इसमें देखना है
कि एम जो है दोनों में मार्कअप होना चाहिए, तो ऑप्शन ए में हमारा जो है HTML में भी हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और XHTML में भी हमारा एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट शुड बी सेट विद द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सो दैट एवरी लाइन हैज इक्वल विथ लाइक इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। तो देखिए कोई भी जो भी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है उसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा फाइल में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका हमको अलाइनमेंट सेट करना है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है बेसिकली टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो बेसिकली जब हम अपने कंटेंट को लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो हम उसके टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को लेफ्ट सेट कर देते हैं। अगर हमको कंटेंट अपने राइट से स्टार्ट करना है तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को राइट से सेट कर सकते हैं। और अगर हम अपने उस चीज़ अपने जो भी सेटिंग में हम श्योर नहीं है और हम चाहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम अपने अकॉर्डिंग सारी की सारी लाइन के विड्थ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर दे, तो हम इसको सेट कर रखते हैं टेक्स्ट अलाइन कॉलन जस्टिफाई प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर है टेक्स्ट अलाइन कॉलन जस्टिफाई प्रॉपर्टी विच इज एन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द लिंक्ड रिसोर्स। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी फाइल को कोई भी URL को यानी कि URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो जब भी हम किसी URL को चाहे किसी दूसरी वेबसाइट का हो या किसी दूसरी फाइल का हो अगर हम उसको लिंक करते हैं तो हम HTML में एक हमारा एक टैग होता है उसकी मदद से इसको लिंक कर देते हैं। तो बेसिकली जो टोटल टैग है वो है ahref, इसमें a हमारा टैग है और href इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है SRC बेसिकली हम लिंक करते हैं जब हमें किसी इमेज को लिंक करना होता है तो हम SRC का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिंक दूसरा ऑप्शन है लिंक, इसका इस्तेमाल हम लिंक और REL B और C लिंक रिलाय बेसिकली हम करते हैं जब हम अपने किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करते हैं तो हम इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। href ये हमारा एंकर टैग के साथ यूज होता है और ये इसका एट्रीब्यूट है href जिसका इस्तेमाल हम किसी भी URL को लिंक करने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी href। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 विच फॉर्मेट कैन क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट इमेज, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हैं PNG, GIF, JPG और SVG। तो इसमें से जो PNG और GIF है ये दोनों ही जो इमेज एक्सटेंशन है ये दोनों ही ट्रांसपेरेंसी को शो करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में भी अगर बात की जाए कि विच वन इज शो द स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी इमेज तो वो होता है PNG। तो इसका सही आंसर जो है वो PNG है। लेकिन हाँ अगर आपसे कहा जाए कहीं आपको दिखे कि PNG और GIF तो हाँ PNG और GIF दोनों ही ट्रांसपेरेंसी को शो करते हैं। तो इसका सही इस केस में इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए PNG। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज DTD स्टैंड्स फॉर। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTD। तो DTD की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो इसमें से ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो इसका सही आंसर है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। DTD स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। तो बेसिकली HTML में हम H1 से लेके H6 तक हम हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। H1 टैग में सबसे बड़ा कंटेंट शो होता है और H6 में सबसे छोटा कंटेंट होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। तो लार्जेस्ट हेडिंग के लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो है H1 टैग और स्मॉल हेडिंग के लिए स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो है H6। तो इस केस में इसका सही आंसर है H1 टैग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी H1 टैग।
आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट डज XSL स्टैंड्स फॉर। तो XSL की फुल फॉर्म यहाँ पर होगी एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, जो कि है ऑप्शन ए। तो इस केस में XSL की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। In HTML, which attribute it used to specify that an input field must be filled out। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है कि जैसे कि हम मान के चलिए हमने कोई भी इनपुट फील्ड लगाया, उसमें हम कोई भी वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको नहीं फिलअप करते हैं, तो अगर हम दूसरे वाले इनपुट फील्ड पर जाते हैं, तो हमें कौन सा ऐसा ये एट्रीब्यूट है जो हमको एक तरीके से नोटिफिकेशन या हमको रोकता है कि आप बिना फिल किए इसमें मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्म वैलिडेट जो ऑप्शन ए है वो क्या करता है, जो भी फॉर्म का टैग होता है उसको वैलिडेट करने के लिए होता है। ठीक है, वैलिडेट का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। सी जो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ही इसका सही आंसर है, जो यह बताता है कि आपको जो इनपुट फील्ड जो आपने दी है उसको आपको फिलअप करना चाहिए। उसके फिलअप किए बिना आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक तरीके से आपके लिए कांस्टेंट की तरह काम करता है, जिसको आपको ये बताता है कि आप इस इनपुट फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि सपोज आपका कोई इनपुट फील्ड है जिसमें आप अपना किसी यूज़र का नेम एंटर करना चाहते हैं, तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि आपको कि उसको उसमें यूज़र नेम ही एंटर करना है। तो प्लेस होल्डर बेसिकली जस्ट अ कॉमन नेम which is displayed against the user whenever he or she load the form। तो उस केस में उसको अगर आप देखेंगे तो अगर प्लेस होल्डर के रूप में आपने कभी कभी देखा होगा प्लीज़ एंटर योर नेम, अगर टेक्स्ट बॉक्स में इस तरीके से लिखा आता है तो वो प्लीज़ एंटर योर नेम जो टेक्स्ट है इट इज़ अ प्लेस होल्डर। तो इस केस में इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट विच इज ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड्स, यानी कि वेब कम्युनिकेशन के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो इसका सही आंसर है द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको हम W3C के भी नाम से जानते हैं। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वेब रिलेटेड वो यही ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, यही वेरीफाई करती है। इसके वेरिफिकेशन के बाद वो हमारे रियल टाइम यूज़ में आता है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो और गूगल वो है वो भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने लिए काम करती है, कोई वेब स्टैंडर्ड्स के लिए काम नहीं करती। जबकि मोजिला जो है वो एक हमारा वेब ब्राउज़र है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, W3 स्टैंडर्ड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। URL स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब ये है, इसमें पूछा गया है कि URL की फुल फॉर्म क्या है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें ऑप्शन बी कहता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस केस में इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। विच इज़ द करेक्ट HTML ऑफ क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है बेसिकली जब आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरी डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करते हैं। दैट मीन अगर कोई यूजर उस पर क्लिक करता है तो वो जो आपने जो भी लिंक किया हुआ है डॉक्यूमेंट या कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब पेज जो भी आपने लिंक किया हुआ है, तो उस पर क्लिक करने के बाद यूजर उस पर रिडायरेक्ट हो जाता है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है AHREF, और उसके बाद डबल कोट्स में उस URL का एड्रेस और उस URL को आप किस नाम से इंडिकेट करते हैं वो दोनों टैग के बीच में आता है और उसके बाद एंकर टैग बंद हो जाता है। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें हम AHREF की मदद से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी वेब पेज को हम इससे लिंक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मार्कअप टैग टेल्स द वेब ब्राउज़र, यानी कि मान के चलिए जैसे कि हम HTML में हमारे जितने भी टैग्स होते हैं उनको हम सारे सबको मार्कअप टैग कहते हैं। तो बेसिकली हम समझते हैं कि जो HTML है बेसिकली
किस लिए होता है? ये हमारा एक कोई वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। तो मार्कअप टैग का बेसिकली जो हम डिफाइन करते हैं वो ऑर्गेनाइज पेज करने के लिए नहीं करते हैं। मार्कअप टैग में जैसे कि मान के चलिए हमारा H1 टैग कोई कंसीडर कर लें तो उसमें क्या है, हेडिंग टैग है। तो हेडिंग टैग के अंदर मतलब जो कुछ भी डिफाइन करते हैं तो बेसिकली दोज टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले द पेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो बेसिकली मार्कअप टैग्स जो है वो ब्राउज़र को बताते हैं कि आपको इसके अंदर लिखा हुआ कंटेंट किस तरीके से डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज एलिमेंट आर ऑल टेबल एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने वेब पेज में हमको एक टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम पहले टेबल टैग लेते हैं, फिर टेबल टैग के बाद हम इसमें जो है ना TR टैग लेते हैं, जिसे हम टेबल रो टैग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल रो के बाद हम अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम टेबल हेडर टैग का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद टेबल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस ऑप्शन में टेबल हेडर की इस बात नहीं हुई है तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा सबसे पहले टेबल टैग, फिर TR टैग, फिर TD टैग। और ये जितने भी जो टेबल टैग और TR टैग और TD टैग ओपन है ये सारे के सारे क्लोज भी होंगे। तो इसके अगर ऑप्शंस में से देखा जाए तो ये इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वो बताता है कि सबसे पहले टेबल टैग आएगा, उसके बाद TR टैग आएगा जिसे हम टेबल रो टैग कहते हैं, और उसके बाद TD टैग आएगा जिसे हम टेबल डेटा टैग कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, टेबल टैग, TR टैग और फिर टेबल डेटा टैग। ओके, तो इस तरीके से आई होप आपको जो भी हमारा पहला सेट है उसके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।